शिवपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रूस की बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। समाजवाद को धरती पर स्थापित करने वाले, युगों के स्वप्न को साकार रूप देने वाला वास्तविक तत्वदर्शी कार्ल मार्क्स था, लेकिन विश्व में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना करने एवं शासन के मार्क्सवादी मॉडल को ग्रंथों से उतारकर धरती पर लाने का श्रेय लेनिन को है। बोल्शेविक क्रांति के महानायक का जन्म रूस की वोल्गा नदी के समीप सिम्बिर्स्क नगर में 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम इलिया उलियानोव और मां का नाम अलेक्जांद्रोला ब्लांक था। लेनिन का प्रारंभिक नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव रखा गया था। वह बड़े भाई अलेक्सांद्र से सबसे अधिक प्रभावित था। लेनिन को बचपन से इतिहास और साहित्य में बहुत रुचि थी। उसके सभी भाई बहनों ने क्रांतिकारी बनकर अपना जीवन देश और सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के प्रयत्न में लगाया। इस समय रूसी क्रांतिकारियों के ही नहीं, रूसी कामगारों, किसानों तथा पराजित जातियों के ऊपर ही भी आए दिन अत्याचार होते रहते थे। रूस में होने वाली इन घटनाओं को लेनिन ने बड़े मनोयोग से देखा। उसके जीवन पर चेरनीशेव्स्की के उपन्यास क्या करना है का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपने बड़े भाई के कारण लेनिन में आत्मानुशासन, विचारशीलता, गंभीर मनोवृत्ति तथा कर्तव्यपरायण कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने ही पहली बार 1885-86 में मार्क्स की प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल लेनिन को पढ़ने हेतु दी थी। इसी समय से क्रांति के अंकुर लेनिन के मस्तिष्क में उपजने लगे थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का दो गुटों में बोल्शेविक एवं मेनशेविक में विभाजन। 8 मई 1887 ईस्वी को जार अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या के जुर्म में लेनिन के भाई अलेक्सांद्र को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। इस घटना के बाद लेनिन ने जार शाही नहीं बल्कि उसकी जड़ को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर लिया था। अपने इस संकल्प में लेनिन अंततः सफल रहे, लेकिन उनका मानना था कि स्वेच्छाचारिता से लड़ने के लिए आतंकवाद का रास्ता गलत है। वह प्रचार, संगठन और नेतृत्व के बचाव की आवश्यकता से भली भांति परिचित था। पत्र पत्रिकाओं द्वारा विचारों के प्रचार प्रसार के लिए साथ साथ संगठन पर भी उसने पूरा ध्यान दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना उसके निर्वासन काल में 1898 ईस्वी में ही हो चुकी थी। उसका प्रथम अधिवेशन भी उसकी अनुपस्थिति में हो चुका था, परंतु इस दल की दूसरी पार्टी कांग्रेस लेनिन के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। यह लंदन में 17 जुलाई 1903 ईस्वी को हुई थी। यहीं सोशल डेमोक्रेटिक दल का विभाजन हुआ। कांग्रेस के बहुमत ने लेनिन के क्रांतिकारी कार्यक्रम का समर्थन किया। बहुमत को रूसी भाषा में बोल्शिन्स्त्व कहते हैं। इसी से बोल्शेविक शब्द प्रचलित हुआ। लेनिन विरोधी धड़ा अल्पमत में था। रूसी भाषा में अल्पमत को मेंशेविक्त्व कहते हैं। इसी से मेंशेविक शब्द विकसित हुआ। बोल्शेविकों ने स्वयं को क्रांतिकारी और मेंशेविकों को सुधारवादी एवं अवसरवादी माना। अल्पमत और बहुमत का यह दावा लेनिन समर्थकों का था। कांग्रेस में तो प्रतिनिधि सीमित थे। रूस से दूर लंदन में बैठकर बहुमत का अंकन कर लिया जाए तो अलग बात है। रूस में तो 1917 ईस्वी के प्रारंभ तक वस्तुतः मेंशेविकों का ही प्रभाव अधिक था। युद्ध काल में लेनिन को ऑस्ट्रिया और जर्मनी का सहयोग। लेनिन ने उदार लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग किया, परंतु स्वयं ने असहमति या विरोध को सहन नहीं किया। यह एक विरोधाभास लगता है। अपने से असहमत पार्टीजन या विचारक को प्राय संशोधनवादी या अवसरवादी बताना राजनीतिक फैशन है। लेनिन ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, उसके अधिवेशनों, कार्यक्रमों आदि के द्वारा निरंतर पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई, विरोधियों का सफाया किया। लेनिन अपने अग्रज की तरह भावुक क्रांतिकारी नहीं था जो दो चार की हत्या कर स्वयं भी सत्ता के हत्थे चढ़ जाए। उसने संकट की घड़ी में बिना हिचक पलायन किया और मौका आने पर लौटा। आश्चर्य का विषय है 1905 फरवरी 1917 अक्टूबर 1917 ईस्वी में जब रूस में क्रांतिकारी उफन रही थी, लेनिन विदेशों में था।
25 अक्टूबर 1917, जिसे 7 नवंबर 1917 भी माना जाता है, को बोल्शेविक क्रांति सफल होने पर ही वह फिनलैंड से लौटकर रूस पहुंचा। 1900 से 1917 ईस्वी के बीच उसका अधिकांश समय विदेशों में ही व्यतीत हुआ। युद्ध काल में ऑस्ट्रिया और जर्मनी का उसे संभवतः सहयोग मिला था, क्योंकि एक रूसी होते हुए भी वह रूस के प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का विरोधी था। यह उन देशों के अनुकूल था, इसलिए ऑस्ट्रिया ने उसे रूसी जासूस के चक्कर में 8 अगस्त 1914 ईस्वी को बंदी बनाया और 19 अगस्त 1914 ईस्वी में उसे छोड़ भी दिया गया। वह रूस की ज़ारशाही का विरोध करते हुए 1912-14 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया सीमा में बिना किसी बाधा के रहता रहा। जर्मनी ने उसे अप्रैल 1917 ईस्वी को अपनी सीमाओं में होते हुए युद्ध काल में रूस पहुंचाया। मार्च 1918 ईस्वी में लेनिन की सरकार ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की अपमानजनक संधि की। इससे बोल्शेविकों के प्रति युद्ध काल में जर्मनी की उदारता का कारण समझ में आ सकता है। अपने विदेशी प्रवास के द्वारा यूरोपीय देशों में बोल्शेविकों का एक नेटवर्क विकसित हुआ, प्रचार तंत्र विकसित हुआ। लेनिन रूस में संभावित दमन से भी बच सका और दूर होने से पार्टी की राजनीति पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रख सका। बोल्शेविक पार्टी का नाम बाद में लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी रखा। लेनिन के सुयोग्य नेतृत्व और मजबूत संगठन के बल पर बोल्शेविक 25 अक्टूबर, जिसे 7 नवंबर भी माना जाता है, 1917 ईस्वी को सत्ता हस्तगत करने में सफल हुए। अक्टूबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांतियों के क्रम में इसका तीसरा स्थान था। स्थायित्व एवं प्रभाव की दृष्टि से यह चरण अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1898 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तत्पश्चात 1903 ईस्वी में इसके गुट बोल्शेविक दल का उदय, उसके विकास एवं नेता लेनिन की गतिविधियों का लेखा जोखा पूर्व में अंकित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि रूस की सत्ता हस्तगत करने हेतु बोल्शेविक संगठन एवं प्रचार के स्तर पर 1917 ईस्वी की प्रथम क्रांति के बाद बहुत सक्रिय हो गए। वे सरकार का तख्ता पलटने हेतु अवसर की तलाश में थे। बोल्शेविकों ने सरकार के विरुद्ध प्रचार करते हुए सर्वहारा के मन में उसके प्रति आक्रोश का भाव भरा। केरेंस्की सरकार बहुत दुर्बल थी। सभी प्रमुख दल सरकार से पृथक हो गए थे। फिनलैंड में निर्वासित जीवन बिता रहे लेनिन ने समय का मूल्य आंकते हुए 12-13 सितंबर को वहां से रूस में बोल्शेविक कार्यकारिणी को गुप्त पत्र लिखकर कहा कि अब सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हस्तगत करने का समय आ गया है। क्रांति के लिए पोलित ब्यूरो एवं सैनिक क्रांतिकारी समिति की नियुक्ति। बोल्शेविक दल की कार्यकारिणी ने 10 अक्टूबर 1917 ईस्वी को लेनिन के निर्देशानुसार सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हस्तगत करने का निर्णय किया और योजना कार्यान्वित करने के लिए एक पोलित ब्यूरो की नियुक्ति की। ट्राटस्की, जो पेट्रोग्राड सोवियत का प्रधान बन गया था, ने सोवियत की सैनिक क्रांतिकारी समिति नियुक्त कर दी। बोल्शेविक नेताओं ने निश्चय किया कि 25 अक्टूबर को होने वाले अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन में से पहले क्रांति की योजना कार्यान्वित कर दी जाए। केरेंस्की सरकार की स्थिति डामाडोल थी। सरकार को बोल्शेविक गतिविधियों की भनक पड़ी तो उसने 23 अक्टूबर को बोल्शेविक नेताओं को बंदी बनाने की आज्ञा निकाली, परंतु इस समय तक क्रांति की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। सैनिक क्रांतिकारी समिति के सदस्य ट्राटस्की, पोदवाइस्की और लासेविच सशस्त्र आक्रमण की तैयारियां कर चुके थे। 24-25 अक्टूबर की संधि वेला में बोल्शेविकों के लाल रक्षकों और नियमित सैनिकों की टुकड़ियों ने योजनानुसार पेट्रोग्राड में बिना किसी प्रतिरोध के टेलीफोन केंद्र, डाकघर, बिजली घर, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय बैंक आदि प्रमुख संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। रात्रि में वहां प्रतिरोध करने को था ही कौन, फिर एक दुर्बल सरकार प्रतिरोध भी क्या करती। 25 अक्टूबर, जिसे 7 नवंबर भी माना जाता है, 1917 ईस्वी को प्रातःकाल बोल्शेविकों के नेतृत्व में कामगारों और सैनिकों ने पेट्रोग्राड में रूस के पूर्व जार के शीत प्रसाद पर अधिकार कर लिया। सरकार के मंत्रियों को बंदी बना लिया गया। केरेंस्की राजधानी छोड़कर भाग गया। राजधानी पेट्रोग्राड
में सभी प्रमुख स्थानों पर इश्तहार चिपकाए गए जिसमें घोषणा कर दी गई अस्थायी सरकार को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी समिति तथा पेट्रोग्राड के गैरिसन ने सत्ता ग्रहण कर ली है। इस प्रकार बिना रक्तपात के कुछ घंटों में ही सत्ता सूत्र बोल्शेविक दल को हस्तांतरित हो गए। राजधानी पर उनका आधिपत्य हो गया। क्रांति के विषय में ट्राटस्की पेट्रोग्राड सोवियत को अपने प्रतिवेदन में कहा, लोग कहते थे कि जब बलवा होगा तो क्रांति रक्त की नदियों से डूब जाएगी, परंतु हमने एक भी व्यक्ति की मृत्यु की खबर नहीं सुनी। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी क्रांति में इतने लोग सम्मिलित हों और वह रक्तहीन हो। ट्राटस्की गर्वोक्ति दंभपूर्ण लगती है क्योंकि रूस की ही पिछली क्रांति जो सप्ताह भर से ज़्यादा चली थी उसमें भी कोई रक्तपात नहीं हुआ, जबकि सामने निरंकुश राजशाही थी। दूसरे बोल्शेविक क्रांति अचानक रात को प्रारंभ हुई और प्रातःकाल तक पूर्ण हो गई। दूसरा पक्ष मैदान में ही नहीं था तो रक्तपात की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, परंतु रक्तपात तो क्रांति के बाद हुआ। ए राथेनस्टीन हिस्ट्री ऑफ द यूएसएसआर के अनुसार 3 वर्ष के संघर्ष में 13.5 लाख लोग मारे गए या घायल हुए। स्वयं ट्राटस्की को भी स्वीकार करना पड़ा कि जनता को लाल आतंक का त्रास सहना पड़ा। साधारण जनता को क्रांतिकारियों के लाल आतंक और प्रतिक्रिया क्रांतियों के श्वेत आतंक का शिकार होना पड़ा। ऐसे आमूलचूल परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप हिंसा प्रतिहिंसा का दौर आएगा ही। बोल्शेविक सरकार का गठन 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसी दिन उनका नेता लेनिन भी फिनलैंड से रूस लौट आया। सायंकाल पूर्व निर्धारित अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। उसमें 649 प्रतिनिधियों में से 390 बोल्शेविक थे। अब उनका प्राधान्य था। लेनिन ने युद्धबंदी और भूमिपतियों से भूमि छीनने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सम्मेलन ने इसे स्वीकार कर लिया तथा अस्थायी सरकार को हटाकर नई सरकार बनाने का स्वागत किया। 8 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन की अध्यक्षता में नई सरकार का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया। नई सरकार में ट्राटस्की को विदेश मंत्री, स्टालिन को राष्ट्रीय जातियों का मंत्री, राइकाव को गृह मंत्री बनाया गया। नवीन सरकार ने युद्ध बंद कर केंद्रीय शक्तियों से संधि करना, राज्य में व्यापक राजनीतिक, सामयिक एवं आर्थिक परिवर्तन करना तथा सर्वहारा वर्ग की क्रांति का विश्व में प्रसार करने का निर्णय लिया। गृह कलह और विदेशी राज्यों का हस्तक्षेप। बोल्शेविक दल को अपने शासन के प्रारंभिक 3 वर्षों अर्थात 1917 से 20 में गृह कलह का सामना करना पड़ा। बोल्शेविक सरकार से अन्य राजनीतिक दलों का विरोध तो था ही, साथ ही जिन लोगों की भूमि छीनी गई थी वे और सैन्य अधिकारी भी इससे असंतुष्ट थे। इन क्रांति विरोधियों के विरुद्ध सरकार को कठिन संघर्ष करना पड़ा। मित्र राज्यों ने बोल्शेविक सरकार द्वारा जर्मनी से संधि कर लेने के पश्चात रूस के प्रतिक्रिया क्रांतिकारियों का खुला समर्थन कर लेनिन सरकार का संकट और बढ़ा दिया। मित्र राज्यों की सेनाओं ने रूस के विभिन्न क्षेत्रों में बोल्शेविक विरोधियों के सहयोग से श्वेत सरकारें स्थापित की। ये सरकारें विभिन्न सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में स्थापित हुई। कुछ समय तक तो बोल्शेविक सरकार का अधिकार पेट्रोग्राड और मॉस्को के आसपास तक सीमित रहा, परंतु अंत में लेनिन की विजय हुई। लाल सेना और चेका का आतंक राज। बोल्शेविकों ने विदेशी सेनाओं और जार के पूर्व सेनापतियों का सामना करने हेतु शक्तिशाली लाल सेना का गठन किया। क्रांतिकारियों की सेना को श्वेत सेना कहा गया। जनता को लाल और श्वेत दोनों प्रकार के आतंक का कोपभाजन बनना पड़ा। संघर्ष के दौरान बोल्शेविकों ने जार और जारीना की जुलाई 1918 में हत्या कर दी। जार और उसका परिवार पेट्रोग्राड के राजमहल में बंदी जीवन व्यतीत कर रहा था। बोल्शेविक सरकार ने उन्हें वहां से हटाकर यूराल प्रदेश के इकेटेरिनबर्ग नामक स्थान पर भेज दिया। वहीं जार और उसकी पत्नी की गोली मारकर नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई। बोल्शेविकों ने प्रतिक्रांतिकारियों के दमनार्थ एक गुप्त क्रांतिकारी न्यायालय चेका का संक्षिप्त रूप की स्थापना की। चेका ने हजारों प्रतिक्रांतिकारियों को पकड़कर गोली से उड़ा दिया और आतंक राज स्थापित कर दिया। इसका अध्यक्ष फेलिक्स केरजिंस्की आतंकवादी नीति को आवश्यक मानता था। चेका ने प्रतिक्रांतिकारियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया। लाल सेना ट्राटस्की के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली हो गई तो मित्र राज्यों को भी अपने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति बदलनी पड़ी। फिर एक एक कर विद्रोही सेनापतियों को लाल सेना ने परास्त कर दिया और वे
वापस संगठित नहीं हो पाए। इस प्रकार चेका, लाल सेना आदि की मदद से प्रतीक क्रांतिकारियों और मित्र राज्यों के सैनिक हस्तक्षेप से उत्पन्न संकट पर काबू पा लिया गया। एक तो विदेशी हस्तक्षेप से रूसी देशभक्तों की राष्ट्रभक्ति जागृत हुई, उसका लाभ बोल्शेविकों को मिला। दूसरे, जिन कृषकों को नई सरकार ने भूमि वितरित की थी, उन्होंने भी बोल्शेविकों का साथ दिया। इन 3 वर्षों में रूस की आर्थिक स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई। कृषि और औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया और ईंधन, मिट्टी का तेल, बिजली, कपड़े इत्यादि वस्तुओं का अभाव हो गया। संघर्ष में 13.5 लाख लोग मारे गए। न्यू कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री खंड 12 के अनुसार जिनोविव, जो 1917 की क्रांति का एक नेता था, ने अक्टूबर 1920 में जर्मन समाजवादियों के समक्ष बोलते हुए स्वीकार किया, हमने कभी यह कल्पना नहीं की थी गृह कलह के काल में हमें इस प्रकार की आतंकवादी नीति अपनानी पड़ेगी और हमारे हाथ खून में रंग जाएंगे।